मधुर आवाज चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। शाम ढलने को थी। अपने घर का दरवाजा खोलकर मीरा घर में दाखिल हुई तो उसके हाथों में शॉपिंग बैग्स की भरमार थी और चेहरे पर ऐसी चमक मानो उसने दुनिया जीत ली हो। भीतर ड्राइंग रूम में बैठे उसके पति मनोज ने देखा तो उसकी बाहें तन गईं। ये सब क्या है मीरा? आज तुम फिर से शॉपिंग करने चली गई थी? मनोज ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा, लेकिन मीरा तो बस अपनी खुशी में ही डूबी हुई थी। उसने बैग्स को टेबल पर रखा और चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरे चहकते हुए बोली, अरे मनोज, तुम सोच भी नहीं सकते। आज तो ऐसी शानदार सेल लगी थी कि क्या बताऊं। मुझे पता ही कहाँ था। वो तो कल किटी पार्टी पर मिसेस मल्होत्रा ने बताया। इतनी बढ़िया ड्रेसेस और एक से एक ब्रांड के ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने कम में मिल गए कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स इतने कमाल के ऑफर्स थे ना कि मना ही नहीं कर पाई। मीरा की बात सुनकर मनोज ने अपना माथा पकड़ लिया, फिर गरजते हुए बोला, तुम्हारी ये फिजूल खर्ची कब खत्म होगी? पहले भी समझाया है बेकार की चीजों पर पैसा मत बहाया करो, लेकिन समझती कहाँ हो तुम। अब तो ये हर बार का काम बन गया है। पति की डांट सुनकर मीरा का उत्साह हल्का पड़ने लगा। पर मनोज, हर पार्टी में मेरी सहेलियां महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनकर आती हैं। सब उनकी तारीफें करते हैं। मुझे भी सजने संवरने का शौक है। अपनी पसंद के कपड़े तो खरीद ही सकती हूँ ना। उसकी बात सुनकर मनोज का गुस्सा और बढ़ गया। तो अब सहेलियों की देखा देखी में अपना घर बर्बाद करोगी? बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, ये सब कौन देखेगा? तुम्हें अंदाजा भी है जिस हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ की फीस कितनी बढ़ गई है? फिर मीरा गुस्से से बोली, तो क्या अब मैं अपनी पसंद का कुछ भी नहीं खरीद सकती? अभी ये बहस चल रही थी कि मीरा का फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ उसके पिता शिव प्रसाद जी की आवाज आई, हेलो मीरा बेटी। हाँ पिताजी, कैसे हैं आप? तबीयत तो ठीक है ना? बेटी, तबीयत तो कहाँ ठीक रहती है। कई दिनों से सोच रहा था डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत नहीं। मेरा दिल धक से रह गया। उसकी माँ का पिछले साल देहांत हो गया था। उसका कोई भाई भी नहीं था जो उसके पिताजी का देखभाल करता। मेरा मुरझाई आवाज उनकी सुनी, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। आप चाचा जी के बेटे अमित से कहिए ना, वो डॉक्टर के पास ले जाएगा। आखिर अपने ही तो ऐसे समय में साथ होते हैं। साथ वाला तो घर है, मैं फोन कर देती हूँ। तो शिव प्रसाद जी ने हल्की खांसी के बीच जवाब दिया, मैं उसे बुला लेता, लेकिन वो तो बच्चों के साथ घूमने गया है, यहाँ नहीं है। अब तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये सुनकर मीरा का दिल बैठ गया। आप चिंता मत करें पिताजी, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करती हूँ। आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं बाद में बात करती हूँ। फोन रखते ही मीरा के चेहरे पर गंभीरता छा गई। सुनिए जी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। चाचा जी के घर पर इस समय कोई नहीं जो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सके। इस पर मनोज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो मीरा बोली, लगता है गांव जाना पड़ेगा। पिताजी की देखभाल करने वाला कोई नहीं। मीरा चिंता में थी। उसकी बात सुनकर मनोज पल भर के लिए चुप रहा। अब एक और खर्चा, उसने सोचा। उसकी आंखों में थोड़ी झुंझलाहट झलक रही थी। वो क्या है ना मीरा, मौसम ही ऐसा चल रहा है। ऊपर से पोल्यूशन भी कितना बढ़ गया है, खासकर हमारे शहर में। अगर पिताजी यहाँ आएंगे तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। और वैसे भी क्या पता उन्हें यहाँ अच्छा लगे या नहीं। गांव की खुली हवा, अपना माहौल ज्यादा अच्छा है।
क्यों बेवजह परेशान करें। मुझे लगता है उन्हें गांव में रहना सही है। मीरा मनोज की बात सुनकर चुप हो गई। पिताजी की तबीयत के बारे में सोचकर वो बार बार परेशान हो रही थी। उसकी ये बेचैनी मनोज से छिपी नहीं। थोड़ी देर बाद मनोज बोला, मीरा, ऐसा मत सोचना कि मुझे तुम्हारे पिता की चिंता नहीं, लेकिन बुढ़ापे में तो ये सब चलता रहता है। तुम उनसे फोन पर हालचाल पूछती रहना। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो तुम गांव चली जाना। मनोज की बात सुनकर मीरा ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। शहर के वातावरण में उनकी तबीयत कहीं और न बिगड़ जाए। 2 दिन बीत चुके थे। मीरा जब भी पिता का हालचाल जानने के लिए फोन करती तो हर बार उनकी आवाज कमजोर और थकी हुई थी। तीसरे दिन सुबह सुबह मीरा ने फोन किया। पिताजी, तबीयत कैसी है? उसने पूछा तो पिता ने धीरे से कहा, अब भी वैसी ही है, दवाई से कोई फर्क नहीं है। सोच रहा हूँ किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाऊं, लेकिन अकेले जाना मुश्किल है। ये सुनकर मीरा का दिल भर आया। उसने पिता को ढांढस देते हुए कहा, आप चिंता मत करें, मैं बात करती हूँ और कुछ इंतजाम करती हूँ। मनोज, पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम गांव आएं और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। मीरा, मैं समझता हूँ तुम्हें उनकी फिक्र है, लेकिन फिलहाल मेरे लिए वहां जाना मुमकिन नहीं। ऑफिस का काम ज्यादा है। उनसे कहो अच्छे डॉक्टर से सलाह ले। गांव में भी अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं। मीरा चुप हो गई और भारी दिल के साथ रसोई में काम करने चली गई। मीरा के रसोई में जाने के बाद मनोज अखबार की झल्लाहट में टेबल पर पटकते हुए बोला, हद हो गई, इसके पिता ने तो रोज का बीमार हो गया है। क्या हमारे पास इतना फालतू समय है कि आए दिन उन्हें डॉक्टर को दिखाएं? अगर तबीयत खराब है तो अपने आप डॉक्टर को दिखाने क्यों नहीं जाते? हर बार परेशान करते हैं। इनके कहने पर मीरा उन्हें यहाँ लाने की रट लगा देती है। अरे, अगर ये बीमार है तो मैं क्या करूं इसके पिताजी का। कुछ देर बाद नाश्ता करके मनोज ऑफिस गया। नाश्ता करने के बाद मीरा घर का काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा ने हाथ पोंछे दरवाजा खोला। सामने किराएदार निशा खड़ी थी। उसकी हाथ में एक प्लेट थे जिसमें कुछ लड्डू थे। भाभी जी, आज मैंने बेसन के लड्डू बनाए, सोचा आपको दे दूं। मीरा ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ वो लड्डू लिए और निशा को थैंक यू कहा, लेकिन उसके चेहरे से खुशी गायब थी। भाभी जी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। तो मीरा ने उदासी भरे स्वर से कहा, कुछ खास नहीं, बस मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं। ये सुनकर निशा थोड़ा चिंतित हुई। क्या हुआ उन्हें? बस क्या बताऊं, डायबिटीज के मरीज पहले से है। अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मैंने मनोज से कहा कि डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन उसके पास समय ही कहाँ है। ये सुनकर निशा ने सहानुभूति से मीरा को देखा। फिर तो आपको बहुत चिंता हो रही होगी। उसी समय निशा का पति प्रकाश बाजार से लौट आया। उसे देखते ही निशा बोली, अरे प्रकाश, आप सही समय पर आए। देखिए ना भाभी जी कितनी परेशान है। इनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं और मनोज भाई के पास टाइम नहीं। प्रकाश ने बात सुना। अरे, तो इसमें क्या परेशानी है? निशा, तुम भाभी जी के साथ चली जाओ, मैं गाड़ी से छोड़ देता हूँ। मीरा ये सुनकर थोड़ा चौंकी। अरे नहीं नहीं, इतनी तकलीफ मत कीजिए। तो प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, इसमें तकलीफ क्या है? पिताजी की तबीयत खराब है तो आपको उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फिर हम तो एक ही परिवार हैं।
अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? भाभी जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ चलूंगी। प्रकाश हम दोनों को छोड़ देंगे। मीरा ने उनकी बात सुनकर दिल ही दिल में राहत महसूस की। तो चलिए भाभी जी, अभी निकलते हैं, देर करना ठीक नहीं होगा। मीरा ने निशा और प्रकाश का आभार जताते हुए अपना दुपट्टा उठाया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। कभी कभी वहां मदद से मिलती है जहां आपने उम्मीद भी नहीं की। गांव पहुंचने के बाद प्रकाश मीरा के पति शिव प्रसाद जी को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने टेस्ट के बाद कहा, इनका शुगर लेवल बढ़ा है, फेफड़ों में संक्रमण का असर दिख रहा है। मैं कुछ दवाइयां लिखता हूँ। अस्पताल से वापस आने के बाद मीरा 2 दिन के लिए पिताजी के पास रुक गई। भाभी जी, कोई और ज़रूरत हो तो कॉल कर लीजिएगा। इतना कहकर प्रकाश और निशा वापस घर लौट आए। तीसरे दिन मीरा गांव से लौटी। थकी हुई से वो अंदर आती ही सोफे पर बैठ गई। मनोज ड्राइंग रूम में था। तो पिताजी की तबीयत कैसी है अब? अब ठीक ही है। उनका शुगर लेवल ज़्यादा हो गया था। खाने में परहेज भी तो नहीं करते हैं ना। पिछले कई दिनों से कोर्ट केस के भाग दौड़ में अपना ध्यान नहीं रखा, उनकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन एक बात तो अच्छी हुई, सालों से जो कोर्ट केस चल रहा था उनका फैसला उनके ही पक्ष में आया। केस? कौन सा केस? मनोज ने तुरंत चौंकते हुए पूछा। तो मीरा ने कहा, अरे वही उनकी ज़मीन का केस, याद है, जो पिछले कई सालों से चल रहा था। आखिरकार उन्होंने वो केस जीत लिया। मनोज के हाथ से चाय का कप लगभग गिरने वाला था। वो थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, क्या वही जमीन जो हाईवे के साथ लगती थी? मीरा ने सहजता से जवाब दिया, हाँ वही जमीन। बाप रे, उसकी कीमत तो करोड़ों रुपए है। मनोज ने हैरानी से कहा तो मीरा बोली, उसकी कीमत करीब 5 करोड़ हो चुकी है। पिताजी बेचने का सोच रहे हैं। मनोज को अचानक किसी खजाने की चाबी मिल गई। वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वैसे उन्होंने कुछ कहा कि वो इस पैसे का क्या करेंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। और वैसे भी जब शरीर साथ ना दे तो पैसा किस काम का? मनोज ने चाय का कप नीचे रखा। बात तो सही है। ऐसे बड़े फैसलों में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। मनोज के दिमाग में जैसे खलबली मच गई। वो दिखाने को भले ही सामान्य हो, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैन था कि कहीं मीरा के चाचा का बेटा अमित उसके ससुर को अपने पक्ष में कर जमीन हथिया न ले। आखिरकार मीरा इकलौती बेटी है और उस जमीन पर हमारा हक बनता है। रात को जब मीरा रसोई का काम निपटाकर कमरे में आई तो मनोज लैपटॉप लिए बैठा था। मीरा ने देखा उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं। बिस्तर पर बैठकर मीरा तकिया ठीक करते हुए बोली, किन विचारे में हो? फिर मनोज बोला, मीरा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत सही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब उन्हें अकेले छोड़ना ठीक नहीं? आखिर वो हमारे बड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है उनका ख्याल रखना। मैंने तो पहले भी कहा था कि चलकर मिल आते हैं, लेकिन आपको काम ज़्यादा ज़रूरी लगा। अरे मीरा, मुझे कहाँ पता था कि उनकी हालत इतनी ख़राब है। अब तुमने आकर सब बताया तो सोचता हूँ उन्हें यहीं ले आता हूँ। हमारे साथ रहेंगे तो देखभाल कर पाएंगे। मनोज की बात सुनकर मीरा संशय में पड़ी। अरे लेकिन अब आपने कहा था गांव का माहौल बेहतर है। वैसे आपकी बात ठीक थी। हमारे शहर में इतना प्रदूषण है कि अच्छा भला इंसान बीमार हो जाए और फिर उनका दिल भी यहाँ कहाँ लगेगा। 2-3 दिन बाद अमित अपने घर पहुँच ही जाएगा, फिर वो उनका ध्यान रख लेंगे। आजकल कोई अपने काम में व्यस्त है।
अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहें? मीरा को मनोज की बात में थोड़ा दम लगा। वो सोच में पड़ गई। बात तो सही कह रहे हैं। पिताजी यहाँ रहेंगे तो नसरों के सामने हैं और हम उनका ख्याल रख पाएंगे। हाँ मीरा, तुम कल फोन करके बताना कि इस रविवार हम उन्हें लेने आ रहे हैं। अगले दिन सुबह जब मीरा की आंख खुली तो उसने देखा मनोज पहले से तैयार था। ये देखकर मीरा चौंक गई। अरे, आज ऑफिस जल्दी जाना है क्या? इतनी सुबह सुबह तैयार हो गए? नहीं मीरा, आज ऑफिस से छुट्टी लिया है। मीरा अब और भी गंभीर हो गई। छुट्टी? क्यों? क्या कोई खास बात है? हाँ मीरा, आज हम पिताजी को लेने जा रहे हैं। तो मीरा ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन वो तो रविवार को जाना था। इतनी जल्दी? उनकी सेहत का सवाल है और इस मामले में किसी तरह की देरी लापरवाही मैं नहीं कर सकता। तुम्हारे चाचा का बेटा कितना चालबाज है क्या तुम नहीं जानती? तुम्हारे पिता के पास जो जमीन है पहला फुसला कर कब्जे में ले लेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। उन्हें यहाँ ले आएंगे तो एक पंथ दो काम। बात तो ठीक है, अमित पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। तो मीरा, तुम अभी उन्हें फोन करो और बताओ कि हम आज ही आ रहे हैं। मीरा ने अपने पिताजी को फोन लगाया तो उसकी बात सुनकर पिताजी बोले, लेकिन बेटी वहाँ क्यों आना? मेरी तबीयत अब बेहतर है, मैं यहीं ठीक हूँ। मीरा परेशान होकर बोली, पिताजी आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? शहर में आपके साथ रहने से हम आपकी देखभाल कर पाएंगे। उसी समय मनोज ने फोन लिया और बड़े अधिकार के साथ बोला, पिताजी अब मैं आपकी कोई दलील नहीं सुनूंगा। आपकी सेहत हमारे लिए सबसे जरूरी है। आज हम आपको लेने आ रहे हैं, ये फैसला हो चुका है। पिताजी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा, मुझे यहाँ सुकून मिलता है। मनोज भावुक अंदाज में बोला, लेकिन पिताजी आप नहीं जानते कि यहाँ मीरा और मुझे आपकी चिंता रहती है। आप सामने रहेंगे तो हमारे दिल को संतुष्टि मिलेगी। मीरा आपकी इकलौती बेटी है, इसलिए आपका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी जगह मेरे पिताजी होते तो क्या मैं उनके लिए ये सब नहीं करता? मनोज की दलीलों के सामने शिव प्रसाद जी की एक न चली। शाम के समय मनोज और मीना शिव प्रसाद जी के साथ घर लौटे। मनोज ने गाड़ी रोक कर कहा, मीरा तुम गेट खोलो, मैं पिताजी को गाड़ी से बाहर निकालने में मदद करता हूँ। गाड़ी से निकलकर मीरा ने डोर बेल बजाई तो उनकी किराएदार निशा की आवाज आई, भाभी बस आई। इतने में मनोज शिव प्रसाद जी का हाथ थामे गाड़ी से निकलने में मदद किया। पिताजी को देखकर तुरंत पूछा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने भाभी, जो अंकल जी को यहाँ ले आए। शिव प्रसाद जी के आने का बाद घर का माहौल खुशनुमा था। मीरा सुबह सुबह नाश्ता बनाती, मनोज शाम को ऑफिस से लौटकर शिव प्रसाद जी से बातें करता। एक शाम जब सब चाय पी रहे थे तो मनोज मुद्दे पर आया, पिताजी सच कहूँ तो आपके यहाँ आने के बाद घर में अलग ही रौनक आ गई। ईश्वर का दिया सब कुछ है, बस बुजुर्गों की कमी थी। लेकिन बस एक चीज परेशान करती है। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है? हाँ पिताजी, लेकिन ये घर आजकल के जमाने में थोड़ा पुराना सा लगता है। बच्चों के दोस्त जब यहाँ आते हैं तो बच्चों को उन्हें इस घर में लाने में शर्म महसूस होती है। ऐसा क्यों बेटा, घर तो अच्छा है। बस पिताजी, उनके दोस्तों के घर बड़े और मॉडर्न हैं तो तुलना में घर साधारण है। अगर घर किसी पॉश इलाके में होता, थोड़ा आधुनिक होता तो कुछ और बात होती। अगर हमें अच्छी सोसाइटी में एक बड़ा घर लेना हो तो अच्छी खासी रकम चाहिए होगी। शिव प्रसाद जी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी बात सही है।
आजकल एक एक चीज का खर्चा बढ़ गया। यही तो बात है पिताजी। अगर नया घर लेते भी हैं तो घर भी अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए। बच्चों को भी अलग अलग कमरे चाहिए। सब कुछ कैसे होगा समझ नहीं आता। शिव प्रसाद जी मनोज की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, तो बेटा इसमें चिंता वाली क्या बात है? जो मदद चाहिए मुझे बताओ। ये बात सुनते ही मनोज की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए बोला, पिताजी बात इतनी आसान नहीं, करोड़ों का मामला है। बेटा तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जो मेरा है वो सब तुम्हारा है। गांव की जमीन बेचने के बाद मुझे जितना भी पैसा मिलेगा वो सब तुम्हारे और मीरा के लिए। उसे बेच देते हैं। यह सुनकर मनोज ने अपनी खुशी छुपाते हुए मीरा की ओर देखा। पिताजी अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम जल्द ही किसी अच्छी सोसाइटी में एक घर देखना शुरू करते हैं। अगले ही दिन से मनोज और मीरा ने शहर की बड़ी बड़ी सोसाइटियों में नए घर देखने की कायावाद शुरू कर दी। वे बड़े बड़े फ्लैट्स और आलीशान घर देखने लगे। आखिरकार उन्हें एक बड़ा आलीशान मकान पसंद आ गया। एक दो दिन में सौदा भी पक्का करने के लिए एडवांस रकम देनी थी। नए घर के बारे में सोच सोचकर मनोज और मीरा खुश थे। शुरू शुरू में सब अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनकी तबीयत के प्रति लापरवाही बरतनी शुरू की। एक दिन शिव प्रसाद जी आंगन में चारपाई पर लेटे जोर जोर खांस रहे थे। क्या पिताजी आपने दवाई समय पर नहीं खाई क्या? शिव प्रसाद जी ने कमजोर आवाज में कहा। नहीं बेटी, दवाई खत्म हो गई है। मैंने मनोज से कहा था, लेकिन शायद वो भूल गया। इतने में मनोज आया। अरे पिताजी माफ करना, मैं दवाई लाना भूल गया। ऑफिस का काम इतना था कि ध्यान नहीं रहा। शिव प्रसाद जी ने हल्की खांसी के बीच कहा, ठीक है बेटा, दवाई बाद में लाना। अभी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन मनोज ने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई। पिताजी अभी डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं, हमें बैंक जाना है। नए मकान की डील पक्की करनी है, उसके लिए एफडी तोड़वानी पड़ेगी। आप चिंता मत करो, शाम तक दवाई ला दूंगा। बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस पर मीरा ने जल्दी से कहा, पिताजी हमें बैंक में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मनोज ने गाड़ी स्टार्ट की और मीरा के साथ बैंक गया। शिव प्रसाद जी खांसते हुए चारपाई पर लेटे रहे। शिव प्रसाद जी की खांसने की आवाज से निशा बाहर निकली, सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई। शिव प्रसाद जी की ऐसी हालत देखकर वो घबरा गई। अंकल जी आपकी हालत तो ज्यादा खराब है। तो शिव प्रसाद जी मुश्किल से बोल पाए कि वो बैंक गए हैं। निशा ने तुरंत अपने पति को बुलाया। प्रकाश, अंकल जी की हालत ठीक नहीं है। शिव प्रसाद जी ने विरोध किया। नहीं बेटा, परेशान मत हो, मनोज और मीरा आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन इतनी देर में कहीं तबीयत और ज्यादा न खराब हो जाए। आपका इनहेलर कहाँ है? वो लेने से खांसी ठीक हो जाएगी। निशा ने कहा तो शिव प्रसाद जी बोले, बेटी वो तो खत्म हो गया है। मनोज को कहा था पर वो भूल गया। निशा ने प्रकाश को फोन करके कहा तो प्रकाश आते हुए शिव प्रसाद जी का इनहेलर ले आया। थोड़ी देर में खांसी से राहत मिल गई। अंकल जी, डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। ऐसी हालत में सिर्फ इनहेलर से काम नहीं चलेगा। शिव प्रसाद जी ने संकोच किया। बेटा इसकी क्या जरूरत है? मनोज और मीरा आते होंगे, वो मुझे ले जाएंगे। अंकल आप हमें गैर क्यों समझते हैं? हम भी तो आपके बच्चे जैसे हैं। कहते हुए प्रकाश ने गाड़ी निकाली और उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले गया। शिव प्रसाद जी ने निशा और प्रकाश को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। बेटी दामाद के घर रहते हुए शिव प्रसाद जी का दिन पहले जैसा कट रहा था।
बिना देखभाल, बिना सहारा। जब भी शिव प्रसाद जी किसी काम के लिए मनोज को कहते तो वो टाल देता। पिताजी, अभी टाइम नहीं है, कल ऑफिस से आते हुए कर दूंगा। मीरा भी अब उनके प्रति लापरवाह हो चुकी थी। वो या तो किटी पार्टी में रहती या शॉपिंग में। घर पर होती तो फोन पर अपनी सहेलियों से बातें करती। आज सुबह के 11 बज रहे थे। यूं तो मीरा मनोज के जाने के बाद पिता को नाश्ता देती, लेकिन आज वो खाना तक नहीं लाई। शिव प्रसाद जी ने चारपाई पर लेटे हुए आवाज दी, मीरा बेटी, नाश्ता तो दे दो। मीरा अंदर पर फोन पर बातें करती थी। तुझे पता है हमने जो घर लिया वो कितना शानदार है। किटी पार्टी पर जितनी भी लेडीज अपने आप को हाई सोसाइटी को समझती हैं, सब के सब मेरा घर देखकर जल भुन जाएंगी। शिव प्रसाद जी ने फिर आवाज लगाई, लेकिन मीरा की बातों में वो कहीं खो गई। शिव प्रसाद जी बाहर आंगन में आए। निशा उनकी आवाज सुनकर बाहर आई। नमस्ते अंकल, सब ठीक है ना? आपने नाश्ता किया? नहीं बेटी, मीरा को कह रहा था शायद वो बिजी है। निशा ने अपनी किचन से थाली में नाश्ता परोसा और शिव प्रसाद जी के पास लाई। और आपकी दवा कहाँ रखी है? डाइनिंग टेबल पर है, ला दोगी तो ले लूंगा। निशा ने तुरंत दवाई लाकर दी और पानी का ग्लास थमाया। शिव प्रसाद जी ने भावुक होकर कहा, बेटी तुम हमेशा मदद करती हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। अक्सर प्रकाश भी शिव प्रसाद जी के पास आकर बैठ जाता, उनका हालचाल पूछ लेता। शिव प्रसाद जी अपनी दवाई मंगवा लिया करते और प्रकाश के मना करने के बावजूद भी उसके हाथ में दवाई के पैसे जबरदस्ती थमा देते। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। मनोज और मीरा अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने को बेताब थे। दोनों बेहद उत्साहित थे। एक शाम जब मनोज ऑफिस से घर लौटा तो मीरा ने झूमते हुए कहा, सुनिए, अब हम अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, हमें बढ़िया गाड़ी लेनी चाहिए और घर के लिए फर्नीचर भी आरामदायक और शानदार होना चाहिए। मेरी सहेली देखेंगी तो अच्छा लगेगा। तो मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात तो है मीरा, वैसे तुम्हारे पिताजी को 5 करोड़ मिलने वाले हैं, उनमें से सिर्फ 3 करोड़ का तो घर खरीद रहे हैं, बाकी पैसे तो बच रहे हैं। उन पैसों से हम बहुत आरामदायक फर्नीचर खरीद सकते हैं। वैसे भी पिताजी इस उम्र में क्या करेंगे इतने पैसों का? उन्हें तो बस घर में आराम करना है, हम सब संभाल लेंगे। वहीं 1-2 दिन से शिव प्रसाद जी के मन में अजीब बेचैनी थी। उनका दिल भारी महसूस हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत थी। आखिरकार वो दिन आ गया जब उनकी जमीन की रजिस्ट्री का काम होना था। मीरा और मनोज दोनों बहुत उत्साहित थे। मनोज ने पिताजी से कहा, जल्दी कीजिए, आज जमीन की रजिस्ट्री का दिन है, तैयार हो जाइए। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, दिल भारी भारी सा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये सुनकर मनोज को गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्से को दबाते हुए कहा, पिताजी आज जाना जरूरी है, नहीं तो जमीन की रजिस्ट्री की डेट आगे की टल जाएगी और जब तक जमीन की रजिस्ट्री करवाकर पैसे हाथ में नहीं आएंगे तब तक हम अपने मकान की रजिस्ट्री कैसे करवाएंगे। मीरा ने भी कहा, हाँ पिताजी, जाना ज्यादा जरूरी है और वैसे भी आपको गाड़ी में बैठकर जाना है, आप गाड़ी में आराम से बैठ जाइए, सारा काम होने के बाद आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। शिव प्रसाद जी ने दुखी होकर कहा, मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो क्यों मना करता, उठने की भी हिम्मत नहीं है। फिर भी मनोज और मीरा ने अपनी जिद पकड़ी। वे दोनों कचहरी के लिए निकले कि ये कहकर थोड़ी देर में काम हो जाएगा, फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन समय बढ़ता रहा, वो दोनों वापस नहीं आए। शिव प्रसाद जी का दम घुट रहा था।
उन्होंने एक दो बार फोन किया लेकिन हर बार यही जवाब मिला, बस थोड़ी देर और, फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। शिव प्रसाद जी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी, उनकी हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन उन्होंने फिर भी जैसे तैसे साहस जुटाकर प्रकाश को फोन किया। प्रकाश बेटा, मुझे लगता है मेरा समय आ गया, मेरा दम घुट रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। उसने जल्दी से अजीब सी बेचैनी आ गई। उसने तुरंत फोन काटा और बिना समय गवाए ऑफिस से निकल पड़ा और शिव प्रसाद जी द्वारा बताई जगह पर पहुंच गया। शिव प्रसाद जी की हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब थी। वो उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने जांच पड़ताल शुरू की। इधर मनोज मीरा शिव प्रसाद जी को लेने बाहर आए तो वो हैरान थे। उन्होंने फोन लगाया लेकिन शिव प्रसाद जी का फोन बंद था। वे दोनों पसीने से तरबतर हो गए। उनको चिंता थी कि अगर आज पैसे हाथ में ना आए तो नए मकान की रजिस्ट्री में और वहां शिफ्ट होने में और भी देरी हो जाएगी। उसी समय मनोज के पास प्रकाश का फोन आया। वो उसे अस्पताल ले गया है। ये सब सुनते ही प्रकाश चिल्लाने लगा। प्रकाश, आखिर तुम क्या साबित करना चाहते हो? पिताजी को अस्पताल ले जाकर तुम हीरो बनना चाहते हो? प्रकाश बोला, अंकल जी की तबीयत खराब थी, एक पल भी गंवाना जानलेवा हो सकता था। तुम्हें सेहत से ज्यादा रजिस्ट्री की परवाह है। मनोज अब तैश में आ चुका था। हाँ, परवाह है। सिर्फ तुम्हारे कारण ही आज काम बीच में आकर बर्बाद हो गया। इधर चेकअप के बाद जो कुछ सामने आया उसे सुनकर प्रकाश हैरान था। डॉक्टर ने बताया कि अगर थोड़ी भी देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। 2-3 दिन के इलाज के बाद शिव प्रसाद जी अस्पताल से लौटे, परंतु जब तक अस्पताल में रहे प्रकाश ने उनकी देखभाल की, क्योंकि मनोज को तो कोर्ट कचहरी से फुर्सत नहीं थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें पूरी देखभाल आराम की जरूरत है, लेकिन मीरा और मनोज सिर्फ सुनने की बातें थी। उनके दिमाग में केवल नया मकान था। शिव प्रसाद जी के घर आने के बाद प्रकाश और निशा ने कोई और मकान किराए पर लिया, वहां जाने का फैसला किया। मनोज को रजिस्ट्री की तारीख खिसकानी पड़ी, जिस कारण चेहरे पर हर वक्त खीज और नाराजगी थी। एक दिन रजिस्ट्री की नई तारीख तय होने के बाद मनोज ने कहा, पिताजी अब हर हाल में काम निपटाना है। मीरा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। शिव प्रसाद जी को उनका यह व्यवहार बहुत अजीब लगा, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें क्या करना है। कुछ ही दिनों में जमीन की रजिस्ट्री हो गई। घर पहुंचकर शिव प्रसाद जी ने मनोज और मीरा को पास बुलाया। बेटा, मैंने सोचा है कि जमीन से आई 3 करोड़ रुपए तुम्हारे नए मकान को दूं, बाकी पैसे मेरे पास। लेकिन पिताजी, हमें तो मकान के लिए फर्नीचर, इंटीरियर और एक लग्जरी गाड़ी चाहिए। ये सब भी तो इसी रकम से होना था ना। बेटा, मैंने तुम्हारे मकान के लिए जो देना था दे दिया। इन पैसों को मुझे क्या करना है वो मुझे तय करने दो तो बेहतर होगा। अब ये बातें चल रही थी कि प्रकाश और निशा अंदर आई। अपने अंकल को बुलाया। हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बुलाया है, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। आओ बैठो। शिव प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। प्रकाश बेटा, मैंने मेहनत बहुत की है, हर पल सिर्फ बेटी और परिवार की खुशियों के लिए जिया, लेकिन अब जिंदगी के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ नजर धुंधली हो जाती है, लेकिन रिश्तों को झूठ और सब साफ साफ दिखाई देता है। अपनी जमीन बेचकर 5 करोड़ रुपए कमाए हैं, उनमें से 3 करोड़ मैंने मीरा के मकान को दिया, बाकी 2 करोड़ का फैसला ये है। ये सुनकर मनोज बेचैन हुआ। पिताजी, लेकिन वो पैसे तो हमारे भविष्य के लिए हैं, अभी बहुत से काम है। तभी शिव प्रसाद जी ने हाथ उठाकर उसकी बात काटते हुए कहा, मनोज, मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूँ, लेकिन मुझसे जितना बन पाया मैंने किया।
एक पिता भला अपनी बेटी के घर पर कब तक रुकेगा? इसलिए मैंने तय किया है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन पिताजी गांव में अकेले कैसे रहेंगे? मैं गांव में नहीं रहूंगा। मैं प्रकाश और निशा के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मेरे कोई बेटे बहू नहीं, लेकिन उन्होंने बेटे बहू की तरह सेवा की। प्रकाश और निशा की आंखों में आंसू आ गए। शिव प्रसाद जी ने अपनी बात जारी रखी। इन दोनों ने मेरे लिए जो कुछ किया उसका एहसान मैं पैसे से नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी मैंने फैसला किया कि जमीन से आए बाकी के पैसों पर इन दोनों का हक होगा। अब ये लोग किराए के मकान में नहीं, खुद के घर में होंगे। और हाँ, मेरे मरने के बाद मेरे गांव वाले मकान पर भी इन दोनों का हक होगा। जल्द ही मैं अपनी वसीयत करवा दूंगा। ये बात सुनकर प्रकाश हाथ जोड़ते हुए कहा, अंकल जी, आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, ये जानकर अच्छा लगा, लेकिन हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं। प्रकाश की बात सुनकर शिव प्रसाद जी का दिल गदगद हो उठा। फिर भी उन्होंने फैसला किया था तो उसी पर अटल रहे। मनोज और मीरा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन शिव प्रसाद जी के सख्त स्वर ने उन्हें चुप करा दिया। मनोज, मीरा, तुम लोग शायद समझ नहीं पाए कि पैसे से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तुम नहीं थे हमारे साथ। ये पैसे अब उनके हैं और इस पर कोई बहस नहीं होगी। कमरे में सन्नाटा छा चुका